किसान भाइयों बहनों नमस्कार। दूरदर्शन किसान के खेत खलियान कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सूरज निबोरिया। खेत खलियान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको खेती किसानी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते हैं। और आज हम आपको बताएंगे रबी की फसलों में सूत्रकृमियों के प्रकोप और उसके निदान के बारे में। साथ ही हम आपको जानकारी देंगे दुधारू पशुओं के लिए आहार प्रबंधन को लेकर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के खेत खलियान कार्यक्रम की। किसान भाइयों बहनों, आजकल जड़गांठ रोग की समस्या फसलों में आम हो चुकी है और ये सूत्रकृमियों के द्वारा फैलाया जाता है। रबी की फसलों में सूत्रकृमियों के प्रकोप और उसके निदान के बारे में आइए जानकारी लेते हैं। सूत्रकृमि ऐसे हैं जो कि हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये ज़्यादातर मिट्टी में रहते हैं। इनका आकार बहुत छोटा होता है तथा इनकी जांच के लिए हम इनको मिट्टी से अलग करके सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। क्योंकि ये आँख से नज़र नहीं आते तो इसलिए कई किसान भाई इनके बारे में जानते नहीं हैं। ये ज़्यादातर जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं जिससे पैदावार में काफ़ी कमी आती है। रबी की कई फसलों में सूत्रकृमि का प्रकोप देखा जाता है। अनाज में जैसे गेहूं, जौ हो गए, सब्जियों में टमाटर, गाजर, आलू इत्यादि में। इसके अलावा दलहनी फसलों में भी इनका नुकसान पाया जाता है। तो यदि हम शुरू करें अनाज की फसलों से, तो अनाज में गेहूं प्रमुख तौर से हमारे भारत के बहुत से राज्यों में उगाया जाता है। गेहूं और जौ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्रकृमि है जो कि कुछ राज्यों में पाया जाता है। इसको हम पुट्टी सूत्रकृमि कहते हैं। हेटोडेरा एविनी के नाम से ये जाना जाता है। और यह सूत्रकृमि राजस्थान में, आपके हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में तथा जम्मू और कश्मीर में पाया गया है। इस पुट्टी सूत्रकृमि से ज़्यादातर राजस्थान में काफ़ी नुकसान होता है। पुट्टी सूत्रकृमि ये एक कवच है जो कि अपने अंदर कई अंडों को संरक्षित रखता है। ये कवच मादा अपने अंदर अंडे देके अपने ही शरीर को एक कवच के रूप में बना देती है, जिससे ये अंडे गर्मियों के मौसम में मिट्टी में काफ़ी देर, महीनों तक सरवाइव करते हैं। तथा जब नवंबर और दिसंबर में गेहूं के बोने का समय आता है, तब इन अंडों से छोटे सूत्रकृमि के बच्चे, जिनको हम जुवेनाइल्स कहते हैं या इनको हम डिम्बक कह सकते हैं, इन डिम्बक ये कवच से बाहर आकर गेहूं की जड़ों को ढूंढते हैं। तथा जब इन्हें गेहूं की जड़ें मिल जाती हैं, ये गेहूं की जड़ों के अंदर जाकर जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। इस दौरान डिम्बकों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है तथा ये पुट्टी से निकलकर पौधों के जड़ों में अपना प्रवेश पाते हैं। पुट्टी सूत्रकृमि के ग्रसित होने पर पौधों में लक्षण ज़्यादातर 1 महीने बाद दिखाई देते हैं। इनके लक्षण जनवरी के महीने में स्पष्ट रूप से गेहूं पर देखे जा सकते हैं। ऐसे पौधे जो इस पुट्टी सूत्रकृमि से ग्रसित होते हैं वह बौने रहते हैं। इनकी पत्तियां पीली पड़ती हैं तथा पत्तियां कम चौड़ी और छोटे आकार की होती हैं। जब पौधों में बालियां आने लगती हैं तो ये बालियां छोटे आकार की होती हैं। इनमें कम दाने बनते हैं जिससे कि पैदावार में कमी आती है। पृथ्वी की सतह पर ये जड़ें कम रहती हैं तथा पृथ्वी के नीचे भाग में यह एक गुच्छे के रूप में देखी जा सकती है। इन गुच्छों में बहुत सारे पुट्टी सूत्रकृमि जनवरी के महीने में देखे जा सकते हैं, जिनका रंग सफ़ेद या मोतिया रंग के ये होते हैं। जिस जगह पर पुट्टी सूत्रकृमि होता है वहाँ से जड़ें थोड़ी सी फूल जाती हैं तथा वहाँ से कुछ अन्य छोटी जड़ें निकलने लगती हैं। रेशेदार जड़ों की कमी हो जाती है। पौधे को
पोषक तत्व तथा पानी लेने में मुश्किल रहती है। अनाज के अलावा बहुत सी ऐसी सब्जियां हैं जिनमें सूत्रकृमि का प्रकोप देखा जाता है। अगर हम रबी की सब्जियों की बात करें तो इनमें टमाटर है, गाजर है, मटर है, आलू है, इन सभी सब्जियों में सूत्रकृमि का प्रकोप पाया जाता है। और इनमें जो सूत्रकृमि नुकसान पहुंचाते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण सूत्रकृमि है जड़-गांठ सूत्रकृमि। ये जड़-गांठ सूत्रकृमि जड़ों में गांठें बनाता है, इसलिए इसका नाम जड़-गांठ सूत्रकृमि रखा गया है। गांठें जड़ों में अलग अलग प्रकार की होती हैं, कुछ बहुत मोटी होती हैं। यदि आप करेला लें तो इसकी जड़ों में गांठें बहुत मोटे आकार की होती हैं। मिर्च में ये गांठें बहुत छोटे आकार की दिखाई देती हैं। तो यदि आपको जड़ों में गांठें नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब कि आपकी सब्ज़ी में जड़-गांठ सूत्रकृमि है, तथा ये जड़-गांठ सूत्रकृमि जड़ों को बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण जड़ों की ज़मीन से पोषक तत्व लेने तथा नमी को लेने की क्षमता कम हो जाती है। पौधों का आकार छोटा रह जाता है तथा इनके पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। ऐसे पौधे जो हैं वो फल कम संख्या में देते हैं तथा फलों का आकार भी बहुत छोटा होता है। सूत्रकृमि से जो नुकसान पहुंचता है ये इस पर आधारित रहता है कि मिट्टी में सूत्रकृमियों की संख्या क्या है। यदि जड़-गांठ सूत्रकृमि 2 या उससे अधिक मात्रा में 1 ग्राम मिट्टी में हों तो यह पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार इनकी संख्या मिट्टी में बहुत बढ़ जाती है, जिससे ज़्यादा नुकसान होता है। सूत्रकृमि की संख्या कम होने पर भी पौधे जो सूत्रकृमि से ग्रसित होते हैं वो राइजोक्टोनिया, फाइटोप्थोरा या फ्यूजेरियम जैसे परजीवियों से ग्रसित होने का उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसके कारण बहुत ही हानि पौधों में पहुंचती है। जड़-गांठ सूत्रकृमि की समस्या पॉली हाउसेस में बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पॉली हाउस में ऐसी समस्या को देखते हैं तो वहाँ आप केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। निमेटिसाइड्स आती हैं जिस तरीके के मेथम सोडियम है, ये एक फ्यूमिगेंट है। ऐसे पॉली हाउसेस में पौध को लगाने से पहले मेथम सोडियम 30 ml पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मेथम सोडियम को इरिगेशन के साथ, पानी के साथ मिलाकर पॉली हाउस में चैनल्स में डाला जाता है तथा इसको कुछ दिनों के लिए पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है। ऐसे में न केवल सूत्रकृमि तथा इसके अलावा अन्य कई परजीवी भी इससे मारे जाते हैं। यदि मेथम सोडियम ना हो तो इसके अलावा डेजोमेट का भी यूज़ किया जा सकता है। ये भी एक फ्यूमिगेंट है। इसकी भी आप 30 मिलीलीटर पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इस्तेमाल करके सूत्रकृमियों से बचाव पा सकते हैं। इसके लगाने के बाद पॉलीथीन को हटा के कुछ दिनों बाद ही फसल को बोना चाहिए या सीडलिंग्स को लगाना चाहिए। ऐसे में आप इसके नुकसान से बचाव पा सकते हैं। बाहर के खेतों में जैसे पहले मैंने गेहूं के बारे में बताया, गर्मियों में यदि आपने अच्छे से जुताई की है और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाए हैं और सूर्य की किरणों में दिखाया है तो अधिक तापमान से सूत्रकृमियों की संख्या कम हो जाती है। इसके अलावा कई जैविक कंट्रोल भी यूज़ किया जा सकता है। इसमें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है, पेसिलोमाइसिस है। इसके फॉर्मुलेशंस मार्केट में उपलब्ध हैं। इनको आप फार्म यार्ड मैन्योर 1000 किलोग्राम फार्म यार्ड मैन्योर में 20 किलो इनके फॉर्मुलेशन को मिलाकर 15 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री मॉइस्चर बनाकर यदि छोड़ दें तो यह जीव इसमें फैल जाते हैं तथा इनको जब खेतों में डाला जाता है तो इससे सूत्रकृमि की संख्या में कमी आती है।
सरसों और गेंदा ये ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ों से कुछ टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं जिनसे सूत्रकृमि मरते हैं। तो ऐसी जगह पे यदि आप गेंदा लगाएंगे या सरसों को लगाएंगे, इससे सूत्रकृमि की संख्या में कमी आएगी। सरसों और गेंदे को या गेहूं या अन्य अनाज की फसलें ऐसे खेत में लगाकर आप सूत्रकृमि से बचाव पा सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने जानकारी ली रबी की फसलों में सूत्रकृमियों के प्रकोप और उसके निदान के बारे में। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। माटी की सौंधी महक, देश के कोने कोने से आई हमारी महिला किसानों की सफलताओं की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। जननी से जननी के मिलन का देखिए कार्यक्रम महिला किसान अवार्ड्स सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10:05 और दोपहर 2:05 पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलियान में। किसान भाइयों बहनों, आप कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी एक अच्छे विकल्प के रूप में चुन सकते हैं, जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी होती है। जी हाँ, यदि आप पशुपालन में कुछ वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाते हैं तो पशुओं के दुग्ध में बढ़ोतरी होती है। तो कैसे करें दुधारू पशुओं के आहार में प्रबंधन, इस पर जानकारी ली हमारे सहयोगी मुकुल शर्मा ने कृषि वैज्ञानिक से। दुधारू पशुओं की अगर बात की जाए, उनके लिए आहार प्रबंधन क्यों ज़रूरी है, आपको ये बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AK वर्मा, जो कि पशु पोषण विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, और IURI इज्जतनगर बरेली की अगर बात की जाए वहाँ पर प्रधान वैज्ञानिक भी हैं। डॉक्टर वर्मा, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपसे हम यही जानना चाहेंगे, अगर पशुओं में आहार प्रबंधन की हम बात कही जाती है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है पशुओं के लिए आहार, लेकिन आहार प्रबंधन को हमारे पशुपालक भाई कैसे समझ सकते हैं? आहार प्रबंधन का जो मुख्य तात्पर्य है दुधारू पशुओं के लिए, उसमें यह आवश्यक है कि जो हमारे दुधारू पशु हैं उनको समुचित रूप से संतुलित आहार दिया जाए। पशुओं की आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। जैसे हमारे पास दुधारू पशु होते हैं, गाय हैं, भैंस हैं, इन पशुओं में उनको दूध देने की क्षमता अलग अलग होती है। तो उनकी दूध देने की क्षमता और शरीर भार के आधार पर जब हम उन पशुओं के आहार का प्रबंधन करते हैं तो हम उसमें ये ध्यान रखते हैं कि पशु का जो शरीर भार है वो और दूध उत्पादन की क्षमता के आधार पर उसको दाना और चारा या जो भी आहार संपूर्ण होता है उसको किया जाता है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब हमारे किसान भाई पशु पालते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास तरह तरह के पशु आहार उपलब्ध होते हैं। जैसे कि हरा चारा में बरसीम, जई, रिचका, मक्का, ज्वार, ये सब हरे चारे उपलब्ध होते हैं। जब हम दाना मिश्रण की बात करते हैं तो दाना मिश्रण बनाने के लिए हमारे पास जो है चोकर, मक्का, खली में विभिन्न प्रकार की खलियाँ होती हैं, चाहे वो सोयाबीन की खली हो, चाहे वो मूंगफली की खली हो, चाहे वो सरसों की खली हो, तरह तरह की खलियाँ होती हैं। फिर उसमें हमको खनिज मिश्रण मिलाना पड़ता है और नमक। ये 5 तरह की चीज़ों को मिला करके पशुओं का जो दाना मिश्रण है उसको बनाया जाता है। इसके साथ जब हम सूखे चारे होते हैं वो भी बहुत आवश्यक होते हैं पशुओं को खिलाने के लिए। वो चाहे वो भूसा हो, चाहे पुआल हो, चाहे अन्य चारों की कड़वी हो, वो भी पशुओं को दिया जाता है। अब बात आती है कि हम पशु को चारा और दाना कितना दें। सामान्यतः जो सामान्य दुग्ध उत्पादन है हमारे देश में 7 से 8 किलोग्राम होता है। अब बात आती है कि इन पशुओं को हम क्या और कैसे खिलाएं। अब बात आती है कि सूखा चारा देने की। पशुओं का अगर शरीर भार लगभग सामान्य जो भार होता है 400 से 450 किलोग्राम होता है, और जैसे मैंने बताया कि पशु आपका 7 से 8 लीटर दूध दे रहा है, ऐसे पशु के लिए जो सूखा चारा है उसकी मात्रा
3 से 4 किलोग्राम देनी चाहिए। दाने की मात्रा जो है वो 4 किलो से लेकर के 4.5 किलो तक होनी चाहिए। और हरा चारा की मात्रा ये निर्भर करेगा कि आपके पास कौन सा हरा चारा उपलब्ध है। यदि आपके पास मक्का, जई इस तरह के चारे हैं तो उनकी मात्रा जो थोड़ा ज़्यादा लगती है, उसको हम 20 से 25 किलोग्राम तक दे सकते हैं। और बरसीम है, उसकी मात्रा को हम शुष्क पदार्थ की मात्रा को हम कर सकते हैं। बरसीम जो है उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो भार के रूप में तो बरसीम हो सकता है आप 20 से 25 किलोग्राम दें, लेकिन उससे जो सूखा चारा मिलेगा वो 2 से 2.5 किलोग्राम मिलेगा। तो 400 से 450 किलोग्राम भार के जानवरों के लिए जो कुल शुष्क पदार्थ होता है वो 8 से 9 किलोग्राम की आवश्यकता होती है। अब आती है बात कि इस तरह के चारों को कब और कैसे खिलाएं। सामान्यतः इन सभी चारों को 2 भागों में बांट लेना चाहिए। जैसे आपको 3 किलो सूखा चारा देना है तो 1.5 किलो सूखा चारा सुबह दें और 1.5 किलो सूखा चारा शाम को दें। इसी तरह बरसीम है, अगर हमको 20 से 25 किलो देनी है, 10 से 12 किलो बरसीम सुबह दें और 10 से 12 किलो बरसीम दोपहर के बाद दें। दाने की बात होती है, दाना हम दूध दोहने के पहले सामान्यतः यहाँ देते हैं। उस दाना मिश्रण को आप 2 भाग में बांट सकते हैं। सुबह दूध देने के पहले आप उसमें 2 से 2.25 किलो दाना मिश्रण दे सकते हैं और शाम को जब दूध दूहते हैं उसके पहले उसको दाना मिश्रण 2 से 2.5 किलो दे सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि जो दाना मिश्रण है वो काफ़ी ज़रूरी हमारे पशुपालकों के लिए और उनके जो पशु हैं उनकी सेहत के लिए, लेकिन क्या इस दाना मिश्रण को जो हमारे पशुपालक हैं वो खुद से घर में तैयार कर सकते हैं? पशुपालक भाई बहुत आसानी से दाना मिश्रण अपने घर बना सकते हैं। इसके लिए उनको करना पड़ेगा कि मक्का उसका जो है उसको दलवा लें मिल में, चोकर और खली उनके पास जो भी खली उपलब्ध हो, चाहे मूंगफली की खली है, चाहे सोयाबीन की खली है, चाहे सरसों की खली है। सामान्यतः हम किसान भाइयों को तीनों खली, चोकर और मक्का, जौ या जई, इनको 1/3 1/3 भाग हमको कहते हैं कि उसको मिलाएं और उसमें 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर और 1 किलोग्राम नमक, इनको अवश्य मिलाएं। जो सामान्यतः हमने देखा है कि किसान भाई अपने पशुओं को खनिज मिश्रण नहीं खिलाते हैं और नमक नहीं देते हैं, तो ये अवधारणा ठीक नहीं है। किसान भाइयों को खनिज मिश्रण और नमक दोनों उनको अपने पशुओं को अवश्य देना चाहिए। इन चीज़ों का 100 किलोग्राम मिश्रण बन जाएगा। जैसे चोकर 32 किलोग्राम ले लें, 33 किलोग्राम जो है मक्का ले लें और 36 किलोग्राम जो है खल ले लें। उसमें 2 किलो मिनरल मिक्सचर और 1 किलो नमक मिला लें। इसको मिला करके अच्छी तरह से मिला लें और फिर अपने पशुओं को दूध उत्पादन एवं शरीर भार के अनुसार, सामान्यतः ये कहा जाता है कि गायों के लिए 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण और भैंसों को 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए। तो इसके अनुसार अपने पशुओं को वो दाना मिश्रण दें। किसान भाइयों के पास हरा चारा नहीं उपलब्ध होता है, ऐसी अवस्था में दाना मिश्रण को थोड़ा उनको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे उनके पास कोई भी हरा चारा नहीं है तो दाना मिश्रण को थोड़ा 500 ग्राम जो है अधिक दें और साथ में उनको विटामिन ए का मिश्रण मिलता है जो है उसको लें और उसके आहार में विटामिन ए मिश्रण अवश्य मिलाएं, जिससे उसके विटामिन ए की आवश्यकता पूरी हो जाए। जी बिल्कुल, यानी एक संतुलित मात्रा जो है उसका ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन हमारे जो पशुपालक हैं, किसान हैं, उनको ऐसा लगता है अगर दाना मिश्रण की अधिक मात्रा दी जाए तो शायद जो पशु की दूध उत्पादन क्षमता है वो बढ़ सकती है। क्या वाकई ये सच है? पशुओं की जो उत्पादन क्षमता है उनके जेनेटिक पोटेंशियल पर आधारित होती है। तो पशुओं की उत्पादन क्षमता दाने और आहार से बढ़ाना संभव नहीं है, लेकिन उनकी जो क्षमता है उसको पूरी तरह से उसका दोहन हो सके, उसके लिए दाना मिश्रण या खनिज मिश्रण या चारा इनकी आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो पशु हैं उनके उत्पादन और भार के आधार पर उनको दें। अब होता क्या है कि पशु जब ब्याह जाता है तो ब्याने के 60 दिन के अंदर उसमें दूध की जितनी भी क्षमता होती है वो आ जाती है। 60 दिन के अंदर उनका सबसे अधिकतम दूध उत्पादन होता है, फिर धीरे धीरे उनका दूध उत्पादन घटने लगता है। और जब उनका 8वां और 9वां महीना आता है उस टाइम जानवर वो गाभिन भी कभी कभी हो जाता है, तो उसकी आवश्यकता थोड़ा अलग हो जाती है। ऐसे पशुओं में धीरे धीरे जब दूध कम हो जाता है और पशु गाभिन हो जाते हैं तो उनमें भी जो उनके प्रसव में बच्चा पल रहा होता है पेट में, उसके लिए भी आवश्यकता होती है। किसान भाइयों को चाहिए कि उसके लिए भी आहार का प्रबंधन ठीक से करें और उस समय दाना को कम न करें। उनका आहार जो है उस समय भी
बहुत संतुलित होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा, आपने संतुलित आहार का भी यहाँ जिक्र किया और जैसा भी आपने जिक्र किया यहाँ पशु के जो गर्भ अवस्था होती है, गर्भकाल का, उस वक्त किस तरह का जो आहार है हमारे पशुपालकों को अपने पशु को देना चाहिए? सामान्यतः उन पशुओं को 2.5 से 3 किलोग्राम दाना मिश्रण और जो मैंने सूखा और हरा चारा बताया वो उन पशु को देना चाहिए। और अगर उस पशु को इस तरह का हरा चारा दाना मिश्रण देंगे तो ब्याने के बाद उसके दूध उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूध उत्पादन अच्छा होगा, उससे पैदा हुआ बच्चा स्वस्थ और अच्छा होगा। जी बिल्कुल डॉक्टर वर्मा, लेकिन अगर हम गौर करें तो कहीं ना कहीं हमारे जो पशुपालक हैं वो जब अपने पशु के लिए आहार का इंतज़ाम करते हैं तो एक अच्छी खासी लागत उस पर आती है और पशुपालक जो है उसी से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। क्या इस लागत को किसी तरह कम किया जा सकता है? जो पशुपालन है उस पर सर्वाधिक खर्च जो है वो आहार पर आता है। लगभग कहा जाता है कि लगभग 70% जो है व्यय आहार पर होता है। किसान भाइयों को चाहिए कि वे किसान अपने पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें, जहाँ तक संभव हो सके दाना मिश्रण स्वयं बनावें। कभी कभी किसान भाइयों को मैं देखता हूँ कि जब समय में जो आहार उपलब्ध होता है अगर उसको खरीद कर रख लें वो भी उनको सस्ता पड़ता है। जैसे भूसा है, जब गेहूं की मड़ाई होती है उस वक्त भूसे की कीमत जो है 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम होती है, जो अन्य समय में बढ़कर 6 से 7 रुपये किलोग्राम तक हो जाती है। तो अगर किसान भाइयों के पास भंडारण की क्षमता है तो वो इनके अवयवों को खरीद कर यथा समय जब मार्केट में सस्ता हो खरीद कर रख लें और अपने पशुओं को इस आहार को खिलाएं। जो भी खनिज मिश्रण वो मार्केट से लेते हैं वो भी महंगा पड़ता है। यदि किसान भाई चाहें तो इन खनिज मिश्रणों के अवयवों की जानकारी किसी विज्ञान केंद्रों से या पशु पोषण विभाग किसी भी भारत सरकार के संस्थानों से वो ले सकते हैं। उसके अनुसार किसान भाई घर पर खनिज मिश्रण बना सकते हैं और वह खनिज मिश्रण उनको बहुत सस्ता पड़ेगा। जी, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं जो खनिज मिश्रण हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इनके अगर प्रमुख अवयव की अगर बात की जाए, कौन से प्रमुख अवयव हैं और इनकी जानकारी हमारे पशुपालकों को होना कितना ज़रूरी है? पशुओं में जो खनिज मिश्रण बनाया जाता है उसके जो मुख्य तत्व हैं कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीज, ये सारे तत्व होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी जो संरचना है या संगठन है उसके बारे में किसी विज्ञान केंद्र से या किसी भी पशु पोषण विभाग से संपर्क करके इसकी संगठन के बारे में जानकारी ले लें और उनको बनाने की विधि भी अच्छी तरह से सीख लें कि इन अवयवों को किस तरह से बनाया जाएगा, इसकी कितनी प्रतिशत होगा, उसको जो है वो उसको ले लें और उसके अनुसार उसको बनावें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी डॉक्टर वर्मा, लेकिन हमारे जो पशुपालक हैं, क्योंकि अलग अलग मौसम हमारे देश में रहता है, लेकिन वो किसान जिनके पास हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पाता वो क्या कर सकते हैं? उनके पास क्या कुछ विकल्प है? मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास जब प्रचुर मात्रा में कोई भी चारा उपलब्ध है तो उसका संरक्षण किया जा सकता है। जैसे आज आपके पास बरसीम और जई वो उपलब्ध है, या जब मक्का होता है खूब उपलब्ध होता है तो उसका हम साइलेज बना सकते हैं। पूरा मैं कहूँगा कि साइलेज बनाने की विधि थोड़ा विस्तृत तरीके से जानने की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई इसके बारे में जानकारी जो है, जो प्रमुख केंद्र हमने बताए, चाहे किसी विज्ञान केंद्र हो, वहाँ पर हमारे प्रशिक्षक होते हैं, वो उनको बता देंगे कि साइलेज कैसे बनाया जाता है। तो साइलेज बना करके भी वो अपने पशुओं को खिला सकते हैं। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपसे हम जानना चाहेंगे, अभी क्योंकि फरवरी का जो महीना है वो लगभग ख़त्म होने वाला है, मार्च की शुरुआत आ जाएगी, गर्मियाँ कहीं ना कहीं आएंगी, उस वक्त किस तरह की सावधानी आहार में रखनी होगी हमारे पशुपालकों को? अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो पशुओं को चारा दाना दें वो या तो प्रातः जल्दी दें या शाम को देर से दें। दिन के समय में आहार न दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पशुओं में हीट ऑफ फर्मेंटेशन बहुत होता है तो उनको बहुत गर्मी लगती है। तो छाए के समय में सूर्योदय के पहले या सूर्योदय के 1-2 घंटा पहले तक या शाम को 4-5 बजे के बाद, और पशुओं को जहाँ तक संभव हो छाया स्थान में बांधें, जहाँ हवा का जो है उपलब्धता हो वहाँ रखें, और पशुओं को हमेशा जो है शुद्ध और ठंडा जल पिलाने की व्यवस्था करें। जी बिल्कुल डॉक्टर वर्मा, जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ जो पशु आहार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, बल्कि उससे संबंधित और भी जो चीज़ें हैं उनका हमारे पशुपालकों को ख्याल रखना होगा। उसके बाद ही हम कह सकते हैं जो पशुधन है उससे उन्हें और ज़्यादा मुनाफा हो सकेगा। आपने इतनी आज महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। किसान भाइयों बहनों, अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको जानकारी दी कि दुधारू पशुओं के लिए आहार प्रबंधन आप किस प्रकार से करें। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि रबी की फसलों में सूत्रकृमियों के प्रकोप और उसके निदान के बारे में आप क्या क्या बातों का ख्याल रखें।
आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ फिर से होंगे आपसे मुखातिब। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। नमस्कार।